दोस्तों आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। दोस्तों पिछले अध्याय में हम लोगों ने जाना था कि सामाजिक विविधता लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं होती है। राजनीति में सामाजिक असमानताओं की अभिव्यक्ति कोई असंभव बात नहीं है। कई बार तो यह अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए लाभकर भी होती है। इस अध्याय में हम इस विचार को भारत में लोकतंत्र के कामकाज के संबंध में परखने की कोशिश करेंगे तथा सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाली 3 मुख्य सामाजिक असमानताओं पर गौर करेंगे, जिसमें है लिंग, धर्म और जाति पर आधारित सामाजिक विषमताएं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। चैप्टर 4 लैंगिक विभाजन। श्रम के लैंगिक विभाजन। लैंगिक आधार पर श्रम का विभाजन एक ऐसा कड़वा सच है जो हमारे घरों और समाज में आज भी दिखाई देता है। अधिकांश घरों में चूल्हा चौका और साफ सफाई के काम महिलाओं द्वारा या उनकी देख रेख में नौकरों द्वारा किए जाते हैं। घर के बाहर के काम पुरुषों द्वारा किए जाते हैं। सार्वजनिक जीवन पर अक्सर पुरुषों का वर्चस्व रहता है। महिलाओं को घर की चारदीवारी के भीतर ही सिमट कर रहना पड़ता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है नारीवादी आंदोलन। दोस्तों इस टॉपिक में हम जानेंगे कि नारीवादी आंदोलन के अंतर्गत महिलाओं के प्रति क्या आंदोलन हुए। सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता स्थापित करना है, जिन्हें नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। लेकिन हाल के वर्षों में लैंगिक मसलों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। नारी आंदोलन के अंतर्गत दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए और बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किए। विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए। इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने और उनके लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई। मूलगामी बदलाव की मांग करने वाली महिला आंदोलनों ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई। इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। भारत का समाज एक पितृ प्रधान समाज है, फिर भी आज महिलाएं कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। विभिन्न तरीकों से महिलाओं का दमन। पहला है साक्षर दर। भारत में पुरुषों की साक्षर दर 82.14% है, वही महिलाओं की साक्षर दर 65.46% है। नौकरियां। उच्च भुगतान और उच्च पदों की नौकरियों में महिलाओं का प्रतिशत बहुत कम है, क्योंकि कुछ ही लड़कियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मजदूरी। समान मजदूरी अधिनियम लागू होने के बावजूद भी खेल, सिनेमा, कृषि और निर्माण आदि कार्य क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुषों से कम वेतन दिया जाता है। लिंगानुपात। अधिकांश माँ बाप में बेटियों की अपेक्षाकृत बेटों की इच्छा ज़्यादा होती है। इसी मानसिकता का कारण है कि हमारे देश में जन्म से पहले और जन्म के बाद बेटियों की हत्या आम बात है, जिसके परिणामस्वरूप लिंग अनुपात पर काफ़ी प्रतिकूल असर पड़ा है। दोस्तों भारत में लिंगानुपात जो है, राष्ट्रीय अनुपात यानी कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 लड़कों पर 919 लड़कियां हैं। सन 2001 में 4 राज्य ऐसे थे जहां प्रति 1000 पुरुषों का पर स्त्रियों की संख्या 800 से भी कम थी। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में स्थिति बड़ी गंभीर थी। इन राज्यों में बाल लिंग अनुपात तेज़ी से घटा है। इन राज्यों में प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या 800 से भी कम थी। प्रति 1000 कुछ राज्यों में प्रति 1000 लड़कों पर 950 से भी अधिक लड़कियां थीं, जिनमें केरल महत्वपूर्ण है। दोस्तों हम लोगों ने पिछले टॉपिक में देखा था पितृ प्रधान। इसका शाब्दिक अर्थ होता है पिता का शासन, पर इस पद का प्रयोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा महत्व, ज़्यादा शक्ति देने वाली व्यवस्था के लिए किया जाता है। सामाजिक बुराई। विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है।
छेड़खानी, दहेज उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न आम बात है। भारत में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बहुत कम है। अभी भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व विधानसभा में 5% और लोकसभा में 12% से भी कम है। धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। तो सांप्रदायिकता देखते हैं क्या है। राजनीति में धार्मिक मतभेद। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का मानना है कि सांप्रदायिक हिंसा में मरने वाले ज़्यादातर अल्पसंख्यक होते हैं। सांप्रदायिकता। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत समेत अनेक ऐसे देश हैं जहां पर अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले टॉपिक में आयरलैंड के विषय में जाना कि आयरलैंड में ईसाई बहुल देश है। यहाँ पर 2 धर्मों के लोग यानी उनका पूजा करने का जो तरीका है अलग है। प्रोटेस्टेंट लोग अलग पूजा करते हैं और कैथोलिक अलग हैं। तो परंतु समान धर्म होने के बावजूद भी वहाँ पर विवाद रहता है, क्योंकि कैथोलिक जो जनसंख्या है, जनसमूह है, वह गरीब है, इसलिए प्रोटेस्टेंटों द्वारा उन पर अत्याचार होते हैं। अगर लोग एक धर्म को माने लेकिन उनका पूजा पद्धति और मान्यताएं अलग अलग हों तब भी मतभेद पैदा हो जाते हैं। लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होती है। गांधी जी ने कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म से उनका मतलब हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म से नहीं न होकर नैतिक मूल्यों से था, जो सभी धर्मों से जुड़ा है। उनका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। अपने देश के मानवाधिकार समूहों का कहना है कि सांप्रदायिक दंगों में मरने वाले ज़्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं। उनकी मांग है कि सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए। महिला आंदोलन का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करते हैं। इन आंदोलनों की मांग है कि सरकार को इन कानूनों को समतामूलक बनाने के लिए उनमें बदलाव करने चाहिए। ये सभी मामले धर्म और राजनीति से जुड़े हैं, पर ये बहुत गलत या खतरनाक भी नहीं लगते हैं। लेकिन विभिन्न धर्मों से निकले विचार, आदर्श और मूल्य राजनीति की एक भूमिका निभा सकते हैं। तो दोस्तों आगे है टॉपिक सांप्रदायिकता क्या है। समाज में समस्या तब उत्पन्न होती है जब धर्म का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए होता है। जैसा कि सांप्रदायिकता है, जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है तब उसे सांप्रदायिकता कहते हैं। यानी कि राजनीति से धर्म को इस तरह जोड़ना ही सांप्रदायिकता कहलाती है। सांप्रदायिकता राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है, जिसमें समस्या तब ज़्यादा गंभीर हो जाती है जब अपनी मांगों के लिए विभिन्न धार्मिक समूह आमने सामने आ जाते हैं। ठीक इसी मौके पर जब सरकार केवल एक धार्मिक समूह की मांग को पूरा करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करती है, तब समस्या और भी विकराल हो जाती है। इस तरह धर्म का इस्तेमाल राजनीतिक फ़ायदे के लिए करना सांप्रदायिक राजनीति कहलाता है। सांप्रदायिक राजनीति का सिद्धांत। धर्म सामाजिक संरचना का मुख्य आधार है। एक धर्म के अनुयायियों को एक समुदाय बनाना चाहिए। उनके मौलिक हित समान होते हैं। सांप्रदायिक राजनीति का सिद्धांत गलत क्यों है, देखते हैं। समान धर्म के लोग सभी लोग हर विषय वस्तु पर समान रुचि और विचार नहीं रखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की पहचान विभिन्न संदर्भों में अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। सांप्रदायिकता से निजात पाने के लिए कदम उठाए गए, जिसमें धर्मनिरपेक्ष, जैसा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत का कोई भी अपना आधिकारिक धर्म नहीं है। सभी नागरिकों एवं समुदाय को अपने धर्म को अपनाने और प्रचार करने की संपूर्ण आज़ादी है। संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव को असंवैधानिक घोषित करता है और विभिन्न समुदायों में समन्वय बनाने के लिए सरकार को धार्मिक मुद्दों पर तब हस्तक्षेप कर सकती है जब
कई समुदाय आपस में लड़ भिड़ रहे हों तो समन्वय स्थापित करने के लिए सरकार जो है इसमें हस्तक्षेप करती है। जाति और राजनीति टॉपिक है। भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता, इसमें हम देखते हैं कि सन 2011 के अनुसार भारत में 79.8% हिंदू थे, 14.2% मुसलमान, 2.3% ईसाई, 1.7% सिख तथा अन्य 2% में, जिसमें 0.7% बौद्ध, 0.4% जैन, 0.7% पारसी तथा अन्य लोग थे और 0.2% ऐसे लोग हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं। जातिगत असमानताएं, समान जाति या व्यवसाय के लोग या मिलते जुलते व्यवसाय के लोग आपस में सामाजिक समुदाय का गठन कर अपने समुदाय के भीतर ही रोटी बेटी अर्थात शादी विवाह का संबंध रखते हैं। अन्य जाति समूहों के सदस्यों के साथ उनका नज़दीकी पारिवारिक संबंध नहीं होता है। जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था क्यों बनी रहती है? हर एक देश में जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था बनी है, क्योंकि हम अमेरिका में देख रहे हैं वहाँ श्वेत लड़ रहे हैं। भारत में तो बात ही अलग है, यहाँ पर जाति धर्म वर्ण व्यवस्था के आधार पर छुआछूत आदि की संभावनाएं बनी रहती हैं। ज़्यादातर लोग अपनी जाति के लोगों के साथ ही शादी करना पसंद करते हैं। अभी तक छुआछूत पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। जिस जाति समूहों के पास शिक्षा की उच्च पहुँच और सुलभ थी, उसी जाति समूह का उच्च शिक्षा में भी बोलबाला रहा है। राजनीति जाति से कैसे प्रभावित होती है? जब पार्टियां चुनाव में उम्मीदवारों का चयन करती हैं तो जाति बाहुल उम्मीदवार का चयन प्राथमिकता में होता है। पार्टियां ये देखती हैं कि जिस जाति बाहुल का उस क्षेत्र में ज़्यादा है उसी का उम्मीदवार होना चाहिए। राजनीतिक दल और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। देश के किसी भी संसदीय क्षेत्र में किसी एक जाति का इतना जनसंख्या नहीं है कि वो स्पष्ट बहुमत दिला सके। कोई भी पार्टी अपने समुदाय के सभी मतदाताओं के वोट नहीं पाते हैं। अगर किसी जाति समूह के पास अपने ही जाति के उम्मीदवार चयन करने के एक से अधिक विकल्प हों और अन्य जाति समूह का कोई उम्मीदवार नहीं हो, अगर वे जातिगत आधार पर मतदान करना ज़्यादा पसंद करते हैं। मतदाताओं का लगाव, पार्टी और पार्टी के विचारधारा से ज़्यादा अपनी जाति के उम्मीदवार से होता है। अगर किसी क्षेत्र में उम्मीदवार खड़ा करना है तो वहाँ की जनता किसी पार्टी को नहीं देखती है, वो अपनी जाति के ही उम्मीदवारों का चयन करती है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर अपना जाति का होगा तो हमारे पर ज़्यादा ध्यान देगा। यानी हम कह सकते हैं कि हमारी जो राजनीति है वो विस्तृत न होकर के जाति पर आधारित होती है। जातिगत राजनीति के परिणाम, पहला है पार्टियां सत्ता से वंचित समूहों को सत्ता में अपनी भागीदारी की मांग करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो जो लोग सत्ता से वंचित रह गए हैं, पार्टियां उनको उकसाती हैं कि आप आगे आइए, अपने अधिकारों को मांग कीजिए, प्रलोभन देती हैं। पार्टियां उन्हें सामाजिक न्याय के लड़ने की मदद करती हैं। तीसरा है जातीय आधारित राजनीति निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती है। जो जाति से संबंधित राजनीति होती है वो लोकतंत्र के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। वह समुदाय में फूट डालती है, लोगों को अलग करती है। यह गरीबी, विकास और भ्रष्टाचार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटाती है। अगर जातिगत राजनीति होती है तो गरीबी, विकास, भ्रष्टाचार पूरे देश में फैला हुआ है। इससे जनता का ध्यान हट जाता है, या फिर ये कह सकते हैं किसी भी प्रमुख नेता का ध्यान हटता है, तो यह देश के लिए अच्छा नहीं होता है। यह गरीबी, विकास और भ्रष्टाचार पर पूर्ण मुद्दों से ध्यान हटाता है। इससे तनाव, संघर्ष और हिंसा उत्पन्न हो सकती है। अगर राजनीति किसी जातिगत हो जाती है तो इससे संघर्ष और हिंसा, मारकाट आदि उत्पन्न होते हैं। दोस्तों ये चैप्टर नंबर 4 है। यह टॉपिक पूरी तरह समाप्त हो जाता है। इसमें महत्वपूर्ण सांप्रदायिक और महिलाओं के प्रति जो हित हैं उनके बारे में, नारी आंदोलन, ये सब आपको ध्यान से पढ़ने हैं। दोस्तों अगर आपको आगे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, ठीक है। इसमें करीब 9 चैप्टर हैं, तो अगर आप कमेंट करते हैं आगे का पार्ट बनाएं तो करेंगे, अन्यथा इस पर स्टॉप कर देंगे। धन्यवाद।